आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के जरिए फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की। जी हां, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें आपको अच्छा मुनाफा आसानी से हासिल हो सकता है। वजह है इसमें आपको आसानी से 15 से 20% का इंटरेस्ट मिल जाता है। हाँ, इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूर होता है। कहते हैं अगर आप 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए फॉरेन इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करके बम्पर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो फॉरेन इक्विटी में म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए किस तरह की जानकारी जरूरी होती है और कैसे करते हैं फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, इकोनॉमिस्ट, सीए और जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु डॉक्टर शरद कोहली और जाने माने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। गुड आफ्टरनून। आप दोनों का वेलकम करती हूं मैं। शरद जी, हम बात कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की। रूल्स चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ, जैसे हाल फिलहाल में बहुत कुछ बदलाव हुए। अगर हम टैक्स फ्रंट की बात करें तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ा है, क्या ट्रेंड में क्या किस तरह का बदलाव आया है? जी हाँ, बहुत आपने बिल्कुल मुझे लगा मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं इसके टैक्स एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा था। क्योंकि जो लोग यहाँ से निवेश करते हैं वो सोचते हैं कि शायद इसका टैक्सेशन जैसे हम इंडिया में अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं उसी प्रकार से होगा, पर इसके थोड़े से टैक्सेशन रूल्स डिफरेंट होते हैं। पहला तो जैसे मैंने कहा कि आप जब यहाँ से पैसा भेजते हैं तो आप अपने बैंक में जाइए, बैंक वाले को बताइए कि मुझे जहाँ भी आप निवेश करना चाहते हैं मुझे वहाँ करना है। वो एक आपसे A2 फॉर्म भरवाएंगे LRS के अंदर, जो मैंने बताया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके अंतर्गत आप वो पैसा वहाँ भेज देंगे। अब वो पैसा मान लीजिए आपने वहाँ 2-3 साल रखा और आप तो इंडिया में रहते हैं, आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो जब आपके पास जब वो रिटर्न आएगा, उस पर ग्रोथ होगी या उस पर डिविडेंड आएगा, अगर तो डिविडेंड आता है तो जैसे मैं अमेरिका का अगर एग्जांपल, बार बार मैं अमेरिका का एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग अमेरिका की तरफ ही जाते हैं। बाकी मार्केट्स का जैसे सिद्धार्थ ने जिक्र किया, हांगकांग है, जापान है, यूरोपियन मार्केट्स हैं, उनमें भी जाते हैं, पर ज्यादा बड़ी मार्केट अमेरिका, तो हम इसलिए एक केस स्टडी हम अमेरिका को लेके चलते हैं। तो अमेरिका में जैसे जब म्यूचुअल फंड डिविडेंड देता है तो वो लोग वहां पर, जैसे हम यहाँ पर TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वहां पर उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, इंटरनेशनली हम उसको विदहोल्डिंग टैक्स। तो वो लोग जैसे 25% मान लीजिए डिविडेंड पर काट लेते हैं, और आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आपको वो इनकम भारत में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहते हुए रूल ये कहते हैं कि किसी भी इंडियन की इंटरनेशनली जितनी भी इनकम हो रही है वो सब इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आप जब अपनी रिटर्न भरेंगे तो पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो एक रिटर्न में स्केड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल FA, फिक्स्ड एसेट, फॉरेन एसेट्स। तो क्योंकि आपने विदेश में एसेट्स लिए हुए हैं तो उसमें आपको हर साल के रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने इस फॉरेन एसेट में निवेश किया हुआ है। नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो ब्लैक मनी लॉ के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। उसके बाद जब आपको वहां से इनकम होगी तो आपकी जो फॉरेन इनकम है उसके लिए भी अलग से स्केड्यूल है इनकम टैक्स रिटर्न में, आप उसमें अपनी फॉरेन इनकम दिखाएंगे। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को अस्मिता पूछते हैं कि अगर अमेरिका में इन्वेस्ट किया है तो अमेरिकन सरकार भी टैक्स लेगी, और इंडिया में रहते हैं हम तो इंडिया में भी टैक्स लगेगा, तो क्या हमें 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा? फिर तो बचा क्या, यहां भी चला गया वहां भी चला गया, हाथ में कुछ आया नहीं। तो उसमें जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारत का लगभग सभी देशों के साथ एक डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट है जिसको हम DTAA कहते हैं, कुछ ADT भी कहते हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स। उस डबल टैक्स एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर आपने एक देश में टैक्स दे दिया है अपनी इनकम पर तो आपको इंडिया में उस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब आपको 2 बार एक ही इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं भी है, वहां भी इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 9092 दिया हुआ है जिसके अंतर्गत आप वहां दिए हुए टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि भाई कमाई तो हम कर लेंगे पर कुछ देशों में तो टैक्स बहुत ज्यादा है, तो सारा का सारा तो हमारा टैक्स ही चला जाएगा, तो फायदा क्या हुआ वहां जाने का, जो हमने कमाई भी करी वो टैक्स में चली गई। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है।
ये रूल्स का ध्यान रखें। पहली बात मैं उसको समराइज कर देता हूं। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इसको शेड्यूल एफए में दिखाना है। जो वहां से इनकम होगी उसको फॉरेन इनकम में दिखाना है, और जो आपने वहां पर टैक्स दिया है उस टैक्स पर आपने भूलना नहीं है उस पर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो जिस क्लॉज में आपको यहां पर क्रेडिट मिलता है आपने वो क्रेडिट लेना है। और जब भी पेमेंट आप भेजेंगे आप बैंक के थ्रू भेजेंगे। मेरी एक और हिदायत है आपकी इजाजत से सभी दर्शकों को कि किसी के कहे में मत आइए। बहुत लोग देखा गया है कि वो कहते हैं हमें आप कैश दे दीजिए, हम आपको अमेरिका में आपका इन्वेस्ट करा देंगे, या कुछ ऐसे एजेंट्स घूम रहे होते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। जब भी आपने निवेश करना है आपने बैंक के माध्यम से, बैंक के चैनल के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है, A2 फॉर्म भरकर और LRS स्कीम के अंतर्गत ही इन्वेस्ट करना है। और किसी भी चैनल के जरिए आपको अगर कोई लुभाने की कोशिश करता है कि लाइए हम आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करा देते हैं, आप हमें 1 लाख रुपए कैश दे दीजिए, उस बहकावे में नहीं आना है। आप जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स हैं उन्हीं के जरिए आपने इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, हर इन्वेस्टर का फोकस होता है कि उसका कैपिटल सिक्योर रहे। जब बात करते हैं सिद्धार्थ, जैसे आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, अभी LRS का कुछ इशू हुआ, फिर टैक्सेशन फ्रंट पे भी बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो क्या इनको मैनेज किया जा सकता है? अगर क्योंकि पहले तो पता नहीं होता, जब अचानक से कुछ चेंज हुआ तो जाहिर है आपके पोर्टफोलियो में उसका इफेक्ट नजर आएगा, तो ये हैंडल किया जा सकता है, मैनेज हो सकता है? वेल, अभी सरकार ने इसमें कुछ टैक्सेशन फ्रंट में, इंटरनेशनल फंड्स में जो टैक्सेस होते हैं उस पर कुछ चेंजेस किए हैं 1 अप्रैल से। जनरली मैं आपको पहले बताना चाहूंगा इसके टैक्सेस लगते कैसे हैं। जनरली जो भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है, सरकार का ये था कि जो भी पैसा अगर 65% से ऊपर इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टेड नहीं है और डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टेड है, तो उसका जो टैक्सेशन होता था वो डेट टैक्सेशन होता है। इसलिए जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं वो डेट टैक्सेशन के अंदर आते हैं। उसमें ये भी एक प्रोविजन था, एक प्रावधान था कि अगर 3 साल से ऊपर अगर हम पैसा रखते हैं तो उसमें एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, जहां पे एक जो टैक्स का जो टैक्स फ्रंट पे वो जो टैक्स होता था वो कम हो जाता था। 1 अप्रैल से सरकार ने इस टैक्सेशन फ्रंट पे चेंजेस कर दिए हैं। सरकार ने ये बोला है कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो इंटरनेशनल फंड्स को मिल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, और जो भी वहां जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपकी इनकम में ऐड होंगे और आपके स्लैब्स के हिसाब से उस पर टैक्सेस मिलेंगे, इनफैक्ट आपको देना पड़ेगा। सो ऑन एन एवरेज जो भी पैसा 1 अप्रैल से पहले इन्वेस्टेड है वो उसका टैक्सेशन अभी भी डेट टैक्सेशन रहेगा, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 3 साल से ऊपर इन्वेस्टेड है। लेकिन जो भी पैसा 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्टेड है तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं। जनरली जब भी आप इंटरनेशनल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप टैक्सेशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिसके कारण आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं कि हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाए इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लोगों का जो मेजर फोकस होता है वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स होता है, रुपये का डेप्रिसिएशन, जैसे हमने 2-3 बार ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, और ये कि हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बढ़ा सकें। तो ये जो 3-4 क्राइटेरियाज हैं, हम इन क्राइटेरियाज को लेकर इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो टैक्सेशन का पार्ट है और इसकी जो भूमिका है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर इंडेक्सेशन लेट से हट जाए, जो हट चुका है बेसिकली, तो उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से रिटर्न्स में मुनाफा या रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स और डाइवर्सिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंपली द इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो अब इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारियां हमने अभी तक ली हैं कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं। लेकिन एक अहम सवाल इसी से जुड़ता बनता है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर तो प्रॉफिट चाहिए होता है। तो कितना प्रॉफिटेबल है अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करते हैं? देखिए अस्मिता, अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, और उससे पहले क्योंकि बात टैक्स की छिड़ी थी, तो एक जरूरी जानकारी और मैं इसमें जोड़ देता हूं आपकी इजाजत से। वो ये है कि जब आप बैंक से पैसा भेजेंगे यहां से, तो इनकम टैक्स में एक और रूल वो ये कहता है कि अगर 7 लाख रुपए से ऊपर आप पैसा भेज रहे हैं तो आपके ऊपर 5% TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, 7 लाख से कम भेजेंगे तो नहीं लगेगा। अब आपने जो सवाल पूछा कि जो जब यहाँ से आप दोहराना चाहेंगे सवाल को अस्मिता? जी बिल्कुल, कितना प्रॉफिटेबल है?
देखिए प्रॉफिटेबल, ये सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन समझनी पड़ेगी। हमने देखा कि हमने हिंदुस्तान के बारे में आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हमने कमेंट्स सुने। भारत एक चमकता सितारा है, एक शाइनिंग स्टार है, एक ब्राइट स्पॉट है। इंडियन इकोनॉमी इस समय दुनिया की बाकी की इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और जो ग्लोबल इकोनॉमीज में जिसको हम अंग्रेजी में हेडविंड्स कहते हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, तो इंडिया में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी, पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। तो जहां तक प्रॉफिट की बात है, तो प्रॉफिट इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्विटी मार्केट्स है दुनिया की, या जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर हम आज जब हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं, क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक सवाल है अस्मिता, और शायद आज जो हम बात करें वो 2 दिन बाद वो अप्लाई ना करती हो, क्योंकि इतना डायनेमिक है सिचुएशन, और परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो आज जो परिस्थिति वो ये कहती है कि अभी अभी हम अमेरिका में एक बैंकिंग संकट से निकले हैं। हमने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ, उसके बाद और भी 2-3 बैंकों के बारे में खबर आने लगी। डर तो ये भी लग रहा था कि कहीं ये डोमिनोज इफेक्ट ना हो जाए, पता लगे और भी कई सारे छोटे छोटे बैंक्स। पर बैंकों की हालत कमजोर हुई, क्योंकि ब्याज की दरें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस प्रकार रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद एकदम से बढ़ी जी, उसकी वजह से एक बैंकिंग संकट खड़ा हो गया, एक दिक्कत खड़ी हो गई। तो मार्केट्स थोड़ी सी पिछले चंद हफ्तों से थोड़ी सी सप्रेस्ड रही हैं। अब जब से अमेरिकन सरकार ने, यूरोप की सरकारों ने एक रीअश्योरेंस दिया कि हम अपने बैंकों को संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, तो मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है। तो अब ये मैं यहां पर ये जोड़ना चाहूंगा कि आगे की प्रॉफिट की बात करें। ये तो जो हो गया सो हो गया। आगे का जहां तक प्रॉफिट है, उसमें एक चीज पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, और मुझे लग रहा है ये सभी को रखनी चाहिए, जो मैं मानता हूं इस समय बहुत क्रिटिकल है, वो है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। जब हम जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स करते हैं, तो चाइना ताइवान के बीच में जो टेंशन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापान के बीच में जो वक्त वक्त पे टेंशन दिखाई देती है, इजराइल, लेबनान और पैलेस्टाइन का हम निरंतर सुनते रहते हैं, चाइना अमेरिका के बीच में टेंशन बनी हुई है, रशिया यूक्रेन पहले से ही मामला चलते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, अस्मिता, मैंने इसके लिए जिक्र किया, और मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कल को कोई जियोपॉलिटिकल फ्लेयर अप, जिसको हम कहते हैं, कोई टेंशन बढ़ती है, तो एकदम से मार्केट्स बहुत डर जाती हैं। मार्केट बहुत सेंसिटिव है, और मार्केट बहुत पहले से डिस्काउंट कर लेती है। जरा सी सुगबुगाहट भी कहीं पर होगी तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो भी शख्स निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको इन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को अपनी खबरों से जानकारी रखनी चाहिए। कहीं पर अगर कुछ ऐसा डर लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपना हाथ समेट कर चलना चाहिए। बाकी अगर सब चीजें ठीक बनी रहती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस साल का जो दूसरा हिस्सा होगा, सेकंड हाफ होगा, ये शर्त यह है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स उभर के ना आए, तो दूसरे हिस्से में मुझे लग रहा है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। पर प्रॉफिट का जो असली मंत्र जो आपने शुरू में बोला था, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, और उसको बार बार दोहराना चाहूंगा कि इसमें जो करामाती स्टेटमेंट है, वो है लंबा वक्त। आप जो लोग छोटे वक्त के लिए, मैंने देखा कुछ लोग करते हैं कि भाई 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिट कमा के बाहर आ जाए, वो बहुत मुश्किल होता है, वो कभी कभार होता है। अगर आप 3 से 5 साल का, जैसा कि सिद्धार्थ ने भी कहा, और उससे भी लंबा नजरिया रखते हैं, तो फिर ऐसे बहुत कम चांस है कि आप घाटे में आएंगे, क्योंकि इस पीरियड में ना अस्मिता, जो कुछ होना होता है वो हो लेता है, बीच में कुछ होना है, ऊपर नीचे होना है, सब हो लेगा। इस पीरियड में वो सेटल भी हो जाएगा, स्टेबलाइज भी हो जाएगा, रिकवर भी। अब कोविड ले लीजिए, 2.5-3 साल तक हम सफर करते रहे, और ऐसा एक समय उस कोविड के बीच में 2021 में ऐसा लग रहा था शायद इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो देखिए 2-2.5 साल में हम धीरे धीरे भुला के, हालांकि फिर अब थोड़ा सा वो सिर उभारने को अपना मुंह कर रहा है, पर हम उससे बाहर आए, मार्केट्स रिकवर किया। तो वो 2.5 साल के पीरियड को उस लंबे पीरियड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए जब आप लंबा वक्त देते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेते हैं, और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलने की गुंजाइश बन जाती है, अगर मैं आपकी बात का सीधा सीधा जवाब देना चाहूँ। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वंस इन अ वाइल अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर तब इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, इसका भी जवाब बहुत अहम हो जाता है। देखिए, इजाजत है मेरी, सिद्धार्थ की इजाजत से मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत जरूरी बात पूछी है। अब देखिए, ये तो किसी ने पूछा कि आप जंगल में गए हैं, निहत्ते हैं, और शेर सामने आ गया, तो भाई आप क्या करेंगे? तो उसने जवाब दिया कि भाई जो करेगा आप शेर करेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो रही मजाक की बात। मतलब अगर तो देखिए, आप न्यूज को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप
ध्यान रख रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है और आप पहले से थोड़ा सा एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक समझदार इन्वेस्टर पहले से उसको एक उसका जो छठी सेंस है ना, वो बता देती है कि अब भैया अब इसमें से बाहर आ जाओ, कल को पता नहीं क्या हो क्या ना हो। पर मान लीजिए आपके अनजाने में कुछ हो जाता है, तो मुझे लग रहा है उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि पैनिक करके एकदम आनंद फानन में अपने पैसे घाटे पे बेच के और बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन आती है वो टल जाती है। अगर कोविड जैसी भयंकर परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं, मुझे जो कि 2-2.5 साल तक जिसने परेशान किया, तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। पैनिक नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, अगर आप लंबे वक्त के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये छोटी मोटी चीजें तंग नहीं करनी चाहिए। आप वेट करिए, जब सिचुएशन निकल जाए, सेटल डाउन हो जाए, मार्केट अपने आप वापस आती है, आप वापस आए तब आप उसमें से वापस अपना निवेश निकाल सकते हैं या प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हैं। और सिद्धार्थ, इस पे आपका नजरिया भी चाहूंगी, लेकिन साथ ही जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे जो हम इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो सर ने जैसे बोला, मैं उस पर कुछ और टिप्पणी देना चाहूँगा कि अगर इस समय देखा जा रहा है कि जो यूएस मार्केट से वो नीचे गिरी हुई है, और उस नीचे गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स की जब भी रेट्स बढ़ते हैं, उस समय जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, उसमें उनकी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जिसका एक मेजर मार्केट कैप है, वो अफेक्ट होता है। तो ये बहुत पहले से ही पता था कि जब भी रेट के इंटरेस्ट रेट्स है जब भी वो बढ़ेंगे, तो एक फॉल डाउन वाज एक्सपेक्टेड कि वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपना इस स्पैन को आप निकाल दें, तो आप देख पाएंगे कि जो एक 13 से 15% का जो एक एनुअल और या एक एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स की हम जो बात करते हैं, वो आपके स्टॉक्स में आ जाएगा। और ऑब्वियसली जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ, जिसका एक डोमिनो इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण रिटर्न्स नीचे हो गए। बट जैसे सर ने कहा, अगर हम इस साल के लास्ट क्वार्टर की हम बात करें, आप देख पाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें इन्फ्लेशन हो गया, और बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अभी जो 2 दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है, उसमें भी आरबीआई ने ये बोला है कि हमें अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसको अभी हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये देखा जा रहा है और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन द लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर हमारे जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं, जो कि पिछले 1-1.5 साल में कम हुए हैं, स्पेशली जब जो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने निवेश किया है, वो रिटर्न्स दोबारा से एस्केलेट कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आ जाएंगे। और आपका जो सवाल था कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम ओवरली एक्सपोज ना हो जाएं। लेट्स से 10 से 15% का जो हम रिटर्न्स जो हम एक पोर्टफोलियो के अंदर एक्सपोजर रख रहे हैं, उससे ज़्यादा ना बढ़ जाए। डिस्पाइट द फैक्ट कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स कितने भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, तभी हमें 10 से 15% के बीच में ही एट मैक्स हमें रखना पड़ता है अपना एक्सपोजर। हमें यह भी रखना पड़ता है कि उस 10 से 15% के बीच में हम कहीं बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स के अंदर तो नहीं रख रहे, जो कि आज की डेट में डिफरेंट टाइप ऑफ ईटीएफ्स आ गए हैं, थीमेटिक फंड्स आए हैं कि आप एग्रीकल्चर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको भी हमें डाइवर्सिफाई करके रखना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा लिया और यूएस की ओनली स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में रख दिया, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी है। तो वो 10 से 15% का जो पैसा है, हमें उसको डाइवर्सिफाई करना है ज्योग्राफीज में, और ज्योग्राफीज के साथ साथ हमें उसको डिफरेंट सेक्टर्स में भी रखना है। और हमें यह भी देखना है कि कौन सी थीम है जो बहुत विरुलेंट है, जो बहुत जिसके आगे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ग्रो करने के। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो काफी गिरे हुए स्थिति में हैं। तो अगर हम इस समय जब इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उसके जो रिटर्न्स हैं नेक्स्ट 2 साल के अंदर वो मैसिवली इंक्रीज करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पोर्टफोलियो में उनके रिटर्न्स स्पेसिफिकली आपको दिख जाएंगे, जो कि दिख रहे थे 1.5 साल पहले। तो पेशेंस रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। पैनिक करके बाहर निकलना एक नासमझी का एक साइन है।
तो बेटर है कि अगर आपका होराइजन एटलीस्ट 1.5 से 2 साल के अंदर है, और इंटरनेशनल फंड का तो आज तक जो बेनिफिट था वो तो यही था कि अगर आप 3 साल का अगर आप पैसा रखें तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो बेसिकली आप 3 साल का जो पैसा है आप रखिए उस फंड्स के अंदर जो इंटरनेशनल फंड्स में है, उसको ज्योग्राफीज में डिवाइड कर दीजिए, आप उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करिए, आप देख पाएंगे कि आपको एक प्रॉपर रिटर्न जनरेट होकर आपके पोर्टफोलियोज में आ जाएगा। इसी को ही एक नॉर्मल लेमैन की डेफिनेशन में बोलते हैं एसेट एलोकेशन, कि आप अपने एसेट्स को एलोकेट कर रहे हो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हो और डिफरेंट चीजों का फायदा उठा रहे हो। कहीं आप करेंसी का फायदा उठा रहे हो, किसी कंट्री में आप कोई इनोवेशन हो रहा है आप उसका फायदा उठा रहे हो। आप अब चाइना जैसे खुल चुका है, इट हैज बीन ओपन, तो चाइना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि वहां से रिटर्न्स आएंगे। तो थोड़ा सा अगर एक्सपोजर आपका चाइना के फंड्स में है या ग्रेटर चाइना फंड्स में है तो आप देख पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे, और आप जो आपका जो एक एक्सपेक्टेड गोल है जिसके लिए आपने वो पोर्टफोलियो डिजाइन किया है वो आप उसको अचीव कर पाएंगे। जी शरद जी, एक 2 अहम टर्म्स है REIT, INVIT, इलेबोरेट कर दीजिए जरा। देखिए ये 2 टर्म्स बहुत चर्चा में रहे हैं, बहुत जिक्र रहे हैं, और नया कॉन्सेप्ट है रिलेटिवली स्पीकिंग जी। और अगर मैं इसको सीधा सीधा बात करूं तो REIT रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये एक नया सिस्टम बना है, और इसको लेके हमारे जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी इसका कई बार जिक्र किया है। और ये ट्रस्ट ऐसी है जिसमें आप रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी आसानी से आप छोटे छोटे अमाउंट्स को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको मौका देती है कि आप कैसे अपने छोटे पैसे को भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो देश में चल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो INVT की आपने बात करी, वो है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इस समय 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सरकार ने एक तरह से रेजोल्यूशन बनाया हुआ है कि हमने इन्वेस्ट करना है। उसमें एयरपोर्ट्स बन रही हैं, सड़कें, हाईवे, पोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, बहुत सारे डैम्स बन रहे हैं, बहुत सारे टनल्स बन रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऐसा माना जाता था कि या तो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग होती थी या IMF से होती थी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस करते थे। तो ये INVT ट्रस्ट के जरिए से अब छोटे इन्वेस्टर्स को एक मौका दिया गया है कि आप भी उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बाकायदा उसका रिटर्न मिलता है, और अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक सुनहरा मौका है कि आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों प्रोजेक्ट्स में आप इन ट्रस्ट के जरिए आप इन्वेस्ट करिए। इसमें कुछ अब टैक्स को फ्रेंडली भी बना दिया गया है, टैक्स फ्रेंडली भी है, उतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। तो ये एक नया जरिया मुझे लग रहा है लोगों के लिए खुला है। और इन्वेस्टमेंट के अब तो अस्मिता इतने सारे एवेन्यूज हो गए हैं। आगे मुझे याद है पहले ज़माने में खाली घूम फिर के सेविंग्स अकाउंट या बैंक की FD होती थी, और कोई होता था जो शेयर मार्केट में करता था। अब तो मुझे लग रहा है ज़माना इतना बदल गया। आज हमने इतनी देर हमने जिक्र किया, हमने दुनिया का शायद कोई हिस्सा छोड़ा हो जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आपने अब ये 2 और याद दिला दिए, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपने जिक्र कर दिया। तो मुझे लग रहा है आजकल तो इन्वेस्टर के पास इतनी चॉइस है कि जैसे आप सब्जी लेने गए और मौसम बाहर का है और आपके पास 10-12 सब्जियां पड़ी हैं कि आज भाई क्या पका के खाएं, आपकी मर्जी, आप जो खाइए। कुछ ऐसी ही चॉइस अब आप, या बहुत बड़ा मेन्यू आप देख रहे हैं खाने का, कुछ ऐसा ही मेन्यू अब इन्वेस्टमेंट का बन गया। जी हाँ, REIT और INVT 2 नए जरिए निकल के आए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रियल एस्टेट पर निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो चलिए, बहुत अहम जानकारियां दी हैं। रिस्क रेशो रिवॉर्ड, मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टर होता है उसके लिए खास 3 पॉइंट्स होते हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दोनों से चाहूंगी। सबसे पहले शरद जी, आप। बस कंक्लूडिंग में मैं अस्मिता यही जोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, और क्योंकि आज हमने खास जिक्र किया इंटरनेशनल मार्केट्स का, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का, तो मैंने देखा ज्यादातर लोग ना कहे सुने में आके करते हैं कि भाई तुमने किया, लाओ मैं भी कर सकता हूं। और मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र किया था, वो उसका मैं यहां पर दोबारा याद कराना चाहूंगा कि हर शख्स एक अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल होता है। हर एक की उम्र अलग है, हर एक की प्रेफरेंसेस अलग है, हर एक की चॉइसेस अलग है, हर एक का टर्म अलग है,
हर एक के डेस्टिनेशन या ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहे सुने में आके नहीं करना चाहिए। आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके, कुछ ऑनलाइन रिसर्च करके, पैसा बोलता है जैसे कार्यक्रमों को देखकर, आपको सारी अपनी जब भी इन्वेस्ट करें, पैसा आपके लिए तभी कमा कर देगा अगर आप उस पैसे को लगाने के लिए कुछ मेहनत करेंगे। कहे सुने में आके तो उसने तुमने किया, लो भाई मैंने भी कर दिया। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे, तो वो पैसा आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको अच्छा सा रिटर्न देगा। आप चैन की नींद सो सकेंगे, आप सुकून से बैठ सकेंगे और रिटर्न की क्वांटिटी भी बेटर हो जाएगी, क्वांटम भी बेटर हो जाएगा। अगर सुना सुनाया काम करेंगे तो उसमें कमाई हो भी सकती है पर नुकसान भी हो सकता है और फंस भी सकते हैं। जी, और सिद्धार्थ आप क्या कहेंगे? वेल, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन के बहुत नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, जैसे हमने अभी रीट्स और इनवीट्स की बात करी, या डाइवर्सिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करी, अगर एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाए और पोर्टफोलियोज को डिजाइन किया जाए आपके गोल्स के हिसाब से, और आप पैनिक ना हो, अगर आप पेशेंस के जरिए और आप पेशेंट रखें, पेशेंस हो आपके अंदर, आप एक लंबे प्रावधान के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप देख पाएंगे अलग अलग सेक्टर्स, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रीट्स और इनवीट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल फंड्स हो, या वो डोमेस्टिक मार्केट्स ही क्यों ना हो, हर सेक्टर और आपका हर पोर्टफोलियो का हर एक प्रपोर्शन जो होगा वो आपको रिटर्न्स देगा। बॉटम लाइन बस ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट। कहे सुने में कोई भी जगह इन्वेस्ट ना कर दें। अगर कोई रही है मार्केट्स में, उन अपॉर्चुनिटीज का पूरी तरीके से फायदा उठाया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूं, जैसे यूक्रेन रशिया इश्यू हुआ था, मार्केट्स 4 बार 51,000 सेंसेक्स लेवल पर आए थे। वो एक बहुत सुनहरा मौका था। इनफैक्ट वही एक मौका था इस पूरे साल में इन्वेस्ट करने का, जहां आप एकदम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बना सकते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को आपको पूरे टाइम ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो गोल है वो लंबे टाइम में तभी पूरा हो सकता है जब आप पेशेंस रखें। तो मेरी तरफ से बस इतना ही एक सजेशन है कि अगर जो शॉर्ट टाइम में जो भी मार्केट में हिकअप्स आ रहे हैं, चाहे वो यूएस का स्लो डाउन की वजह से हो रहा है या यूक्रेन रशिया वॉर के कारण हो रहा है, आप उनमें एक इम्पेशेंट ना हो, आप जिटरी ना हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके अपने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट्स करें, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके, और आप देख पाएंगे दैट आपके पोर्टफोलियो में एक सब्सटैंशियल रिटर्न आ जाएगा कुछ 2-3 साल के अंदर। जी, शरद जी और सिद्धार्थ, बहुत अहम जानकारियां फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप लोगों से हमको मिली है, व्यूअर्स को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जितना सिंप्लीफाई आज के पैसा बोलता में हमारे मेहमानों ने किया है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। वज़्न शम्स